हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको साइंस सीरीज की वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही कम्प्रिहेंसिव और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। आज के लेक्चर में हम लोग अपने साइंस क्लास 6 साइंस की रिमेनिंग चैप्टर्स जो कि चैप्टर 8 से 11 तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट और एयर के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी के लिए हमारे बुक में जो दिया है वो आज हम देख लेंगे, फिर अपनी आगे के क्लास में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल्स में जानेंगे। चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा 8th चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो हम जानते हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या है? लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके वजह से हम किसी वस्तु को या हर चीज को हम लोग देख सकते हैं। ये हम लोग लाइट के मदद से ही देखते हैं। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और देखिए कि लाइट का जो विजिबल रेंज है इसमें, वो होता है हमारा 400 टू 700 नैनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेरिएशन है वो आपको लगभग 300 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक होता है। अब देखिए इस वेरिएशन में जो है हमारा 400 से 700 जो है नैनोमीटर, वो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है। ये रेंज होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं वेवजियोर। वेवजियोर। ठीक है, तो हमारा जो वेवलेंथ होगा, ये रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा और वॉयलेट का सबसे मिनिमम होगा वेवलेंथ। तो 400 से 700 है, तो इसका अराउंड रेड का जो वेवलेंथ होगा अराउंड 700 नैनोमीटर होगा और वॉयलेट का 400 नैनोमीटर के करीब में होगा। ठीक है, अब इसी कारण से देखिए कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो विजिबल रेंज है आपका, उसमें रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से हमें रेड लाइट जो है वो काफ़ी दूर से विजिबल होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये हमें बहुत दूर से भी हमें रेड लाइट दिखता है। वैसे ही वेबच्योर में वॉयलेट का सबसे कम है। तो लिस्ट विजिबल कोई लाइट होगा अपने विजिबल रेंज में, तो वो है हमारा वॉयलेट। ठीक है, अब देखते हैं शैडो क्या होता है। शैडो कब बनेगा? जब शैडो, देखिए पहले तो शैडो बनता कहाँ है? शैडो किसी न किसी स्क्रीन पे बनेगा। अगर स्क्रीन नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगा। तो स्क्रीन, एज ए स्क्रीन क्या काम कर सकता है? ग्राउंड भी है, वो भी काम कर सकता है एज ए स्क्रीन। आपका जो बिल्डिंग है या फिर पेड़ है, वो मतलब जो भी चीजें हैं आप आपके आसपास में सराउंडिंग में, वो स्क्रीन का काम कर सकती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट और स्क्रीन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगी, तो इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो होगा वो स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, तो ये शैडो है। रिफ्लेक्शन क्या हो गया? जब देखिए लाइट रे अगर जाएगी और वो किसी ऑब्स्टेकल पे टकराएगी तो वो रिटर्न होगा। जैसे ये इंसिडेंट रे है, मान लीजिए कोई आती हुई लाइट रे है, ये मिरर पे आई और ये वापस आ गई, तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ठीक है, हम लोग जान गए शॉर्ट में लाइट क्या है, शैडोज क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा जो टॉपिक दिया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि लाइट एमिट करेगा, मतलब जिससे लाइट बाहर आएगी, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा सन हो गया। ठीक है, बल्ब हो गया जो आर्टिफिशियल हो गया, ये हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या है? जिससे हमारा लाइट पास होकर नहीं गुजरेगा, वो ऑब्जेक्ट जिससे हमारा लाइट पास ना करे, वो ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट, मैक्सिमम लाइट पास कर जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा? जिससे पार्शियली लाइट ट्रांसफर करेगी। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा कि पार्शियल लाइट उससे पास करेगी और बाकी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जान गए हम लोग ल्यूमिनस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट के बारे में।
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, शैडो को हम लोग बस स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, अगर स्क्रीन ना हो तो शैडो नहीं बनेगा। ग्राउंड, वॉल, बिल्डिंग, ये सब क्या कर सकता है, विच एक्ट्स एज ए स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है। अब देखिए पिन होल कैमरा। देखिए हम लोग पिन होल कैमरा के बारे में जानते हैं, पहले पिन होल कैमरा क्या है। तो पिन होल कैमरा में एक सिलेंड्रिकल, एक कार्डबोर्ड से हम लोग बना लेंगे। दूसरा एक और सिलेंड्रिकल हमें बनाना है कार्डबोर्ड की मदद से, और इसको इसके अंदर डाल देना है। और देखिए ये वाला जो आपका जो अंदर में है कार्डबोर्ड सिलेंड्रिकल, उसमें एक रेक्टेंगुलर छेद करना है और इसमें एक छोटा सा होल करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए कि ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री का जो शैडो बनेगा यहाँ पे, ये और ये जो आप होल किए ना रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दीजिए, क्योंकि शैडो बताया गया है कि जब भी शैडो बनेगा वो एक स्क्रीन पे बनेगा। तो स्क्रीन लगाने के लिए आप यहाँ पे एक पेपर लगा सकते हैं। पेपर लगाने के बाद क्या होगा कि जब आप इस वाले ये वाला जो कार्डबोर्ड है इसको जो मूवमेंट जब करेंगे, आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे एक शैडो बन रहा है। इस ट्री का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक शैडो बनेगा। तो ये शैडो का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वही जानना है हमें। तो शैडो का कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि इसका जो देखिए ये यहाँ गया और यहाँ आया, तो यहाँ पे ट्री का शैडो बनेगा। तो ट्री का शैडो कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा हमेशा, और स्मॉल साइज का बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि पिन होल कैमरा में इमेज कैसा बन सकता है, तो हम याद रखेंगे इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल साइज का बनेगा। ठीक है दूसरा। अब है नेक्स्ट टॉपिक, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो मिरर हम लोग अपने घर में देखते हैं कि मिरर में हम लोग अपना आईना में क्या करते हैं, हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। वो कैसे देख पाते हैं, वो कब कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि उससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आई तक जाता है, और वो आई के पीछे रेटिना में हमारा वो इमेज बनता है और उसे हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन में यही आपके लिए। तो तो इस चैप्टर में आपके लिए बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखिए ये जो लाइट चैप्टर है इसमें आप अभी ओवरव्यू लिए हैं, और आगे के चैप्टर में लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट लेवल का जब क्लास करेंगे आगे की क्लासेस में, उसमें हम बहुत डिटेल में जानेंगे लाइट के बारे में, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो हम लोग वैसे ही पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली हम जानेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और सर्किट क्या होता है, सर्किट क्या आता है कि ये जब देखिए अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये चार्ज फ्लो करेगा तो इसको एक हम पाथ देंगे, तभी वहां पे चार्ज फ्लो करेगा। तो ये एक पाथ जो होगा वो अगर क्लोज्ड पाथ बन गया तो उसे ही हम सर्किट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए कि ये आपका बैटरी है, बैटरी से एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, जो कि एक मेरा बल्ब हो सकता है रेसिस्टेंस, और ये मेरा बैटरी हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इसमें क्या हुआ कि इससे चार्ज निकलेगा और ये ट्रेवल करेगा। ये कंडक्टिंग मीडियम है तो ये इससे ट्रेवल करेगा, फिर लाइट की तरफ जाएगा और ये ग्लो करेगा, लाइट विल ग्लो, ये बल्ब जलने लगेगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि चार्ज के लिए हम लोग ने एक क्लोज्ड पाथ बनाया, और इसी क्लोज्ड पाथ को हम लोग सर्किट बोलेंगे। तो आप जान गए इलेक्ट्रिसिटी क्या है और सर्किट क्या है। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक शेल। इलेक्ट्रिक शेल में क्या है हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक शेल में क्या है, ऑल इलेक्ट्रिक शेल्स हैव टू टर्मिनल्स, वही आपको पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक सेल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक सेल आपका दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है ड्राई सेल, जो कि हम लोग यूज एंड थ्रो जो बैटरी यूज करते हैं हम लोग, वो हो गया आपका ड्राई सेल हो गया। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेल, जो हम लोग इन्वर्टर बैटरी यूज करते हैं ना, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं या फिर जो चार्जेबल बैटरी है, वो हमारा सेकेंडरी सेल हुआ।
और ड्राई सेल किसका एग्जाम्पल हो गया? प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल हुआ। तो प्राइमरी सेल क्या होगा? ये चार्जेबल नहीं होगा और ये चार्जेबल, इसको रीयूज कर सकते हैं सेकेंडरी सेल को, प्राइमरी सेल को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया आपका। थिन वॉड दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो जो भी आपको एग्जाम्पल यहाँ ऊपर दिया है, ये क्या है? ये थीन वर्ड जो होता है, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं। और फिलामेंट किसका? नाइक्रोम का बना होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है फिलामेंट किस मटेरियल का बना होगा, तो वो नाइक्रोम का बना होगा। क्यों बनाया गया नाइक्रोम का? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो ये हीट से पिघलेगा नहीं, इसीलिए नाइक्रोम का यूज करते हैं हम लोग बल्ब बनाने में। ठीक है, और बल्ब क्या करेगा? एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने सर्किट के बारे में जब समझे थे कि सर्किट अगर फ्लो कर रही है कंडक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे हम एक लोड देंगे, जो एक रेसिस्टेंस लगाएंगे। और ये रेसिस्टेंस ही, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हुआ बल्ब हुआ, वो मेरा एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो करेगा, तो ये रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले ही। ये एक सर्किट है, एक क्लोज्ड पाथ है, जिसके थ्रू हमारा जो है चार्ज फ्लो करेगा। यही इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, चार्ज होगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर जाएगा। यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। करंट क्या होगा? एक फ्लो ऑफ चार्ज होगा। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम है? कनेक्शन जो है हमारा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके कनेक्शन को या तो जोड़ना या ब्रेक करना। तो इसे यही काम है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच का। जब देखिए कि हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे? ये सर्किट क्लोज करने के लिए, देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, तो ये इलेक्ट्रिक स्विच का काम कर रहा है। तो क्या है कि देखिए ये, जब हमें लाइट ऑन चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको हम नीचे की ओर इससे मिला देंगे, तो क्या होगा? हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा और बल्ब मेरा जो ग्लो कर जाएगा। फिर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्ब हमें बंद करना है, तो क्या करेंगे? हम एक स्विच है उसकी मदद से ऑफ करेंगे, और जब ऑफ करेंगे तो क्या होगा? ये कनेक्शन जो होगा ये हमारा ब्रेक हो जाता है। तो कनेक्शन टूटने की वजह से जो जो चार्ज का जो फ्लो है वो रुक जाता है और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, बल्ब जो है बुझ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक स्विच का काम है। तो यही आपका इलेक्ट्रिक स्विच का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होगा? जो कि अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का इजाजत देगा। मतलब कि जो मटेरियल, या फिर आप कह लीजिए मेटल्स, या कोई भी मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकती है इजीली, उसको कंडक्टर कहते हैं। और जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने में असक्षम है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर पाती है, तो उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होगा? जैसे मेटल्स हैगा, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। और इंसुलेटर में क्या है? नॉन मेटल्स जो भी आपके है, वो आपका उससे जो चार्ज है वो फ्लो कर नहीं पाती है, तो वो इंसुलेटर हो गया और कंडक्टर हो गया। ठीक, तो यही इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर अलाउ नहीं करती है, अपने आप से वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देती है इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या करेगी? मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो वो पदार्थ, वो मटेरियल जो अपने थ्रू, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे दे, वो कंडक्टर है। और जो रोक दे वो इंसुलेटर है। तो यही था आपका 9वां चैप्टर। अब हम लोग देखते हैं अपना 10th चैप्टर। और देखिए मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। फिर आगे की क्लास में ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ हर एक क्वेश्चंस जो आ सकता है एग्जाम में, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। और यहाँ से भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक में आपका इंपॉर्टेंट, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब हम डिटेल में जब इसको जानेंगे, तो वहाँ से हमारा जितना भी वेरिएशन है क्वेश्चंस का, लाइट पे हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारा कुछ हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। तो मैग्नेट क्या है? कोई भी मटेरियल जो अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, उसको हम लोग मैग्नेट बोलेंगे। जैसे चुंबक आप लोग देख रहे होंगे ना अपने घर में, चुंबक होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक चुंबक का, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो ये अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। ये अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है? तो इस एरिया में अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाएंगे, जैसे कि मान लीजिए एक चुंबक है और यहाँ पे एक की रखते हैं हम, कोई पिन रखते हैं लोहे का, तो वो क्या होगा? वो अट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो मैग्नेट वो मटेरियल है जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड। तो एक छोटी सी कहानी है कि इसमें क्या है कि एक गडेरिया है, वो अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए जाता था। तो उसके पास एक स्टिक था, स्टिक में क्या है? एक लोहा का एक पीस, इसमें टुकड़ा लगा हुआ था इसके एंड पे।
तो एक दिन ये महसूस क्या करता है कि जब वो बकरी चरा रहा था तो वो महसूस करता है कि हम मेरा जो स्टिक है वो किसी पत्थर में जाके चिपक गया और वो उसे खींच नहीं पा रहा। तो जब वो अपने स्टिक को खींच रहा था तो वो पा रहा था कि जो एफर्ट थोड़ा मेरा ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या हो रहा था, वो पत्थर से जाके चिपक रहा था, उसका जो स्टिक का जो आयरन का जो पोर्शन था वो। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो रॉक था उसमें नेचुरल मैग्नेट पाए जा रहे थे, तो इसी तरह से मैग्नेट का खोज हुआ। अब है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और वो अट्रैक्ट होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। और जो उस फील्ड में आके उस पर कोई असर ना पड़े तो उसको नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे। तो मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आपका आयरन, निकेल और कोबाल्ट। तो देखिए इसको आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए, अगर से आपसे अगर कोई मटेरियल का नाम देता है, आपको अगर मटेरियल का नाम दिया जाए और पूछा जाए कि मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाइए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा, आयरन, निकेल और कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड, तो जो मटेरियल जो कि मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होगी, जो नहीं खींचेगी मैग्नेट से, तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए नॉन मेटल, जैसे कि आप एक प्लास्टिक ले लीजिए, वो नॉन मैग्नेटिक है, वो ये मैग्नेट्स की ओर नहीं खींचेगी। तो जो भी मटेरियल अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखते हैं और वो मैग्नेट की ओर खींच जाती है, मैग्नेट में आपने आपको बताया ना कि वो मटेरियल जो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे मटेरियल को अगर आप डालते हैं और वो मैग्नेट की तरफ खींच जाती है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। और वो मटेरियल पे कोई असर नहीं पड़ता, वो नहीं खींचती मैग्नेटिक मटेरियल की ओर, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में जानेंगे। तो मैग्नेट होगा, उसका एक एंड जो होगा उसको नॉर्थ पोल मानते हैं और दूसरे एंड को हम लोग साउथ पोल का नाम देते हैं। तो क्या एक मैग्नेट है, उसको अगर चुंबक को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हम पाएंगे कि मैग्नेट जो है वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर रहा है कि एक उसका एक शिरा जो है उत्तर की ओर है और दूसरा शिरा जो उसका है दक्षिण की ओर है। तो जो सिर उसका नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो उसका सिर जो है साउथ डायरेक्शन की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर होगा, वो साउथ पोल होगा। ठीक है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है वही हमारा बताता है, जो हम नेचुरल मैग्नेट यूज करते हैं वही बताता है। जैसे कंपास भी ऐसे यूज करते हैं, तो वो क्या, जो अपने आप जो अलाइन होता है वो क्या होता है, वो नॉर्थ की ओर अलाइन हो जाता है, नॉर्थ साउथ की ओर। अब ये अलाइनमेंट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मोल्टेन मेटल्स है उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऐसा होगा कि वो एक्चुअल में जो हमारा नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो एक्चुअल में वो साउथ होना चाहिए। जो मैग्नेट जो अर्थ के नीचे जो मैग्नेट बन रहा है, एक बड़ा सा मैग्नेट बन रहा है जो मोशन ऑफ मोल्टेन मेटल की वजह से, तो वहां पे एक्चुअली वो साउथ पोल है। उस मैग्नेट का, जो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल होगा। अगर अर्थ के नीचे अगर मैग्नेट बन रहा है तो उसका भी एक पोल होगा नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होगा। तो जो साउथ पोल है उसको हम लोग ज्योग्राफिकली नॉर्थ मानते हैं, और जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का, उसको हम ज्योग्राफिकली साउथ पोल मानते हैं। इसीलिए जब भी हम मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, फ्रीली उसे छोड़ देंगे, तो मैग्नेट अपने आप, क्योंकि मैग्नेट का जो है साउथ पोल वो क्या अट्रैक्ट किधर होगा, नॉर्थ की ओर। क्योंकि हम जानते हैं, ये चीज आप जान लीजिए कि जो अपोजिट पोल्स होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा, और जो सेम पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब कि नॉर्थ जो है नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो आकर्षण कहाँ होगा, अपोजिट पोल्स में होगा, और रिपल्सन कहाँ होगा, सेम पोल अगर होगा तो रिपल्सन होगा। तो हम अगर मैग्नेट को सस्पेंड किए फ्रीली, तो अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ का जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल होगा वो मेरा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। ठीक है। तो हम अगर अपने कंपास को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हमारा जो मैग्नेट है ऊपर का, जो कंपास में जो मैग्नेट लगा है, तो उसका नॉर्थ पोल जो होगा अर्थ के साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा, और जो कंपास का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल से अलाइन करेगा। और हम जान रहे हैं कि जो अर्थ का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ठीक है।
तो ये है फाइंडिंग डायरेक्शंस, जो अभी अभी मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन का पता कैसे लगा सकते हैं एक कंपास की मदद से। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है एयर अराउंड अस। तो एयर के बारे में जानते हैं, जो सराउंडिंग में हमारी हवा है उसके बारे में जाने, उसका कंपोजिशन क्या है। वो हम जानते हैं कि हवा हमारा जो सराउंडिंग में है वो डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी है, वो एक मिक्सचर है। एयर क्या है, एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। तो डिफरेंट गैसेस में कौन से गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सारी गैसेज है और भी बहुत सारे गैसेज हैं। ठीक है, तो इसका एक मिश्रण है, हवा जो है डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है। तो अब इसको हमको जानना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इस मिक्सचर में किसका क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस मिक्सचर में हमारा जो नाइट्रोजन का जो कंसेंट्रेशन होगा, जो परसेंटेज होगा, 78% होगा। ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो हमारा 20.9% होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज मेरा 0.03% होगा। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या है, तो इसे हमें ध्यान रखना है कि 0.03% है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज। आर्गन का परसेंटेज क्या होगा, आर्गन का परसेंटेज क्या होगा, लेस देन 0.9%। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, इससे ज्यादा आपसे एयर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो देखिए, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। अर्थ के हमारे चारों ओर एक पतली सी लेयर बनी है एयर की। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू द मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो यही जो एयर का जो लेयर बना है अर्थ सरफेस के चारों ओर, और ये काफी किलोमीटर तक है, तो इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयरर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर का डेंसिटी जो होगा वो कम होते जाएगा, और नीचे आएंगे तो एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग अगर हाइट पे जाएंगे तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए माउंटेन पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा। जब एयर का डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमें कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमें जब माउंटेनर्स जब ऊपर चढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। तो उसमें क्या, एयर में क्या क्या, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है जो कि आपका परसेंटेज बता दिया गया है 20.9, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डस्ट होगा एयर में और स्मोक होगा। नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको है 78%। तो ये देखिए आपको बताया गया है कंपोजिशन ऑफ एयर का, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला टॉपिक है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो पहले देखिए कि वाटर में जो भी जैसे फिश है, वाटर में रह रही है मछली, तो उसके लिए क्या गिल्स है उसके पास, ताकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है एयर से ले सके। तब हम जानेंगे कैसे, कि इसका एक एग्जांपल दिया है आपके आपके बुक में, एक्टिविटी में। तो इसका एक एग्जांपल दिया है कि वाटर में ऑक्सीजन जो है या फिर एयर कैसे घुला है। तो देखिए, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या एक बबल्स बन रही है। तो ये बबल क्यों बन रहा है, ये एयर की वजह से बबल बन रहा है। जब हीट हो रहा है तो आपका जो एयर जो है वो बाहर निकल रहा है, और यही बबल जो है वो एयर की वजह से बन रहा है। जब हम कंटेनर में पानी को गर्म करेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बबल्स बने हैं। तो बबल्स क्यों हैं, दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में, जो पानी में जो एयर डिजॉल्व है, जो वायु जो डिजॉल्व है, घुला हुआ है, वही हवा जो है वो बबल्स के रूप में बाहर आ रही है। ठीक है, वैसे ही सॉइल में देखते हैं, सॉइल में भी एयर है डिजॉल्व। वो कैसे जानेंगे, अगर हम पानी डालते हैं किस में, सॉइल पे, तो आप देखिएगा जब भी आप मिट्टी पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, बुलबुला सा बबल्स वहां भी बनता है। तो वो बबल्स कहाँ से बनता है, क्योंकि उसमें डिजॉल्व एयर है। तो वही डिजॉल्व जब आप पानी डालते हैं तो जो स्पेस जो है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उसमें क्या है, उसमें हवा भरा हुआ है। तो आप पानी डाल देते हैं तो उस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस में पानी चला जाता है, तो क्या एयर हो, क्या होगा, एयर उससे रिलीज हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में जो है बहुत सारे सांप या बिच्छा ये सब बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में जो पानी है वो उस स्पेस में चला जाएगा और सॉइल का जो एयर है वो बाहर चला आएगा। तो उसमें एयर का कंटेंट बहुत कम हो जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, जो स्नेक है या फिर कोई भी जो मिट्टी के अंदर रहता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो सांस लेने में तकलीफ होगी तो वो बाहर आ जाता है। तो यही होता है बरसात के दिनों में। अब नेक्स्ट है, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड।
तो कैसे ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस हो रहा है, हम जानते हैं कि जब प्लांट जो है वो जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और जब वो रेस्पिरेशन करेगी तो वो ऑक्सीजन लेता है। और ह्यूमन बॉडी भी जब रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन का इंटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगा। लेकिन जो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमारा फोटोसिंथेसिस में जस्ट अपोजिट है, उसमें जो है ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है। तो ये बैलेंस मेंटेन बना रहता है। इसीलिए हमें जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं, ताकि हमें स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है और ये बैलेंस बना के चल रहे हैं। अब विंडमिल का एग्जाम्पल है। विंडमिल क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कैसे, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द शेलिंग गैसेस, गिल्डर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। इसमें क्या है कि एयर के वजह से ये मूवमेंट होगी इसके पत्तियों में, और इससे मोटर जुड़ा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो आपको एयर जो है वो हेल्प करेगी प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने में, तो उसके रिप्रोडक्शन में भी मदद करती है। तो इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा 6 क्लास का जो भी एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चंस होगा इस क्लास से, कोई भी क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला है क्लास 6 से। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी। जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि जो भी कंटेंट मैंने बताया है क्लास 6 में, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।